आपका हमारे अमरनाथ मिश्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। हमने कल इसके पहले जो प्रथम चरण की भारत में क्रांति के चैप्टर की शुरुआत की थी, उसमें हमने बताया था कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ विदेशों में और भारत में साथ साथ चली। प्रथम चरण के क्रांतिकारी इतने बुद्धिमान थे कि अगर वे भारत में पकड़े जाने की स्थिति पाते थे तो वे विदेश भाग जाते थे, विदेश में पकड़े जाने की स्थिति में भारत भाग जाते थे। तो कल हमने आपको भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं उनके बारे में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा, जहां तक मैंने समझा वहां तक आपको बताया था। भारत में महाराष्ट्र से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है और उसके बाद वो बंगाल, पंजाब, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर लगातार चलती है। दक्षिण भारत में भी हमने बताया था कि डब्लू वासे की हत्या जब वांजी अय्यर और नीलकंठ ब्रह्मचारी ने की तो दक्षिण भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का आगाज़ होता है। ऐसा हमने कल आपको बताया था, जिसे आज संक्षेप में बताया। अब जबकि ये बताया था कि भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ ये गतिविधियाँ विदेशों में भी हो रही थी, तो कल भारत में पढ़ाया। आज इस नए चैप्टर विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत, यहाँ पर हमने बताया कि पहले क्रांतिकारी गतिविधि की झलक मिलती है इंग्लैंड में। ध्यान रहे, इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे एक क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसे समय है 1906 में इसे वहाँ स्थापित किया था। और कहाँ स्थापित किया? वो स्थान था लंदन, इंग्लैंड की राजधानी। ध्यान रहे, इस संस्था के सदस्यों में महान क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, जिसमें कुछ चेहरे उभर कर आते हैं ज़्यादा लोकप्रिय सामने। वे हैं बीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। हमने बताया था इनके बारे में कि जब नासिक के जिला जज मिस्टर जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारी थी तो उसमें तमाम लोग वांछित रहे। उसमें से गणेश सावरकर जो बीडी सावरकर के भाई थे वे गिरफ्तार हुए, उन्हें आजीवन कारावास हुआ। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए बीडी सावरकर इंग्लैंड भाग गए थे। ये बीडी सावरकर इंग्लैंड भागकर इसी होम रूल सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। ये होम रूल सोसाइटी में बीडी सावरकर सदस्य हुए। लाला हरदयाल, अब इनके बारे में आगे भी चर्चा होगी। मदन लाल ढींगरा, इनकी भी चर्चा होगी। ये सारे लोग इस संस्था के सदस्य थे। इस संस्था का लक्ष्य क्या था? संस्था का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन स्थापित करना या स्वशासन की प्राप्ति, यही संस्था का उद्देश्य था। यह संस्था एक पत्रिका निकालती थी, वो थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका ये संस्था यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी निकालती थी। और इस संस्था की विशेषता क्या थी? यह संस्था विदेशी धरती पर स्थापित होने वाली सबसे पुरानी संस्था थी। इस संस्था ने इंडिया हाउस की स्थापना की। इसी इंडिया हाउस में क्रांतिकारी लोग आकर ठहरा करते थे। इस संस्था ने कार्य क्या किया? इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य होते थे मिस्टर मदन लाल ढींगरा। उन्होंने 1909 में भारत सचिव के राजनैतिक सलाहकार विलियम हट कर्जन वाइली को गोली मार दिया। ये भारत सचिव के राजनैतिक सलाहकार होते थे विलियम हट कर्जन वाइली, इनको गोली मार दिया। इस षड्यंत्र केस में मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हुई और तमाम लोग गिरफ्तार हुए। इन गिरफ्तार होने वालों में बीडी सावरकर भी एक थे। और सावरकर को गिरफ्तार कर, क्योंकि पहले से ही वांटेड थे, मोस्ट वांटेड थे, इन्हें गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया। ये इस संस्था का कार्य रहा, इस संस्था की विशेषता रही। ध्यान रहे, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं फ्रांस और जर्मनी में क्या गतिविधियाँ रही। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक प्रमुख सहयोगी हुआ करती थी, जो इस संस्था की प्रमुख क्रांतिकारी थी। वो थी मैडम भीकाजी रुस्तम जी के.आर. कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम जी के.आर. कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। इन्होंने कार्य क्या किया था? ये जो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन यानी भारतीय क्रांति की जननी थी,
ये भारतीय क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए यूरोप के अनेक देशों का इन्होंने यात्रा की। अधिकांश ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहती थी और वहीं से इन्हें समाचार मिला कि 1907 में जर्मनी में द्वितीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा है। समाजवादी सम्मेलन, इस समाजवादी सम्मेलन में मैडम भीकाजी के.आर. कामा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था तथा इसी सम्मेलन में इन्होंने हरा, पीला और लाल रंग का भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसी नाते इस महिला को यानी मैडम भीकाजी रुस्तम जी के.आर. कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ मैं अभी आपको और भी बताना चाहूँगा, ये जो सम्मेलन जो हुआ था, ये सम्मेलन जर्मनी के स्टुगार्ट में हुआ था। ये सम्मेलन जर्मनी के स्टुगार्ट में हुआ था। ये भी एक तथ्य है, कभी पूछा जा सकता है। विदेशों में क्रांति के इस क्रम में हम अब पाते हैं अमेरिका। इंग्लैंड बताया गया, जर्मनी और फ्रांस बताया गया। अमेरिका और कनाडा में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसमें नाम सबसे आगे उभर कर आता है गदर पार्टी का। ध्यान रहे, गदर पार्टी का पूर्व में नाम हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था और इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाखना। ये एक सिख सरदार थे, सोहन सिंह भाखना। इन्होंने 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। कहाँ पे? अमेरिका में। इस संस्था ने एक पत्रिका निकाली थी, गदर या हिंदुस्तान गदर। ध्यान रहे, गदर या हिंदुस्तान गदर कई भाषाओं में निकलती थी, जैसे ये हिंदी, उर्दू, फारसी, इसी तरह गुजराती, बंगाली, पंजाबी और एक एक अंक पश्तो में निकलती थी। पश्तो ये आजकल अफ़गानिस्तान की राजकीय भाषा है, तो क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग भी इससे जुड़े हुए थे, इसलिए पश्तो में भी एक अंक में निकली थी। और ये गदर पत्रिका इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि इसी पत्रिका की लोकप्रियता के नाम पर इस संस्था का नाम गदर आंदोलन और गदर पार्टी पड़ गया। यानी 1913 में सोहन सिंह भाखना द्वारा स्थापित जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका थी, उसने जो गदर पत्रिका निकाली थी, उसी की लोकप्रियता के नाम पर इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन और इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया। जी, इस संस्था ने सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इंग्लैंड में जो स्थापित हुई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, उसने भी इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उसी तरह से इस गदर पार्टी ने भी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। इस संस्था का लक्ष्य था भारत में क्रांति और क्रांति के पश्चात भारत में समाजवादी या साम्यवादी राज्य की स्थापना। ऐसा इस संस्था का मानना था, ऐसा इस संस्था का लक्ष्य था। ध्यान रहे, इसमें एक और बड़े और बुद्धिजीवी क्रांतिकारी जुड़ते हैं। स्टैनफोर्ड यानी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे, मनीषी थे। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पढ़ाते थे। ध्यान रहे, इस दौरान कनाडा और अमेरिका में और भी कुछ पत्रिकाएं निकलती थी, जैसे द्वारकानाथ दास ने कैलिफोर्निया में 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया। कैलिफोर्निया अमेरिका में द्वारकानाथ दास नाम के एक भारतीय क्रांतिकारी ने कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। इसी तरह कनाडा के वैंकूवर में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी की स्थापना। सर्कुलर आज़ादी एक पत्र था, समाचार पत्र। तो ये रामनाथ पुरी जो है, ये वैंकूवर से सर्कुलर आज़ादी नाम का एक समाचार पत्र निकालते थे। इसी तरह से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। दो पत्र भी इस दौरान विदेश की धरती यानी अमेरिका और कनाडा में सक्रिय थे। तो ये है अमेरिका और कनाडा की गतिविधियाँ। ध्यान रहे, इस समय अफ़गानिस्तान में भी कुछ भारत के पक्ष में गतिविधियाँ चल रही थी। इसके जो सदस्य थे, ये कहीं न कहीं गदर पार्टी से संबंधित लोग थे। इसमें सबसे ऊपर नाम उभर करता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफ़गानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार यानी अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। और कब की थी? समय था 1915 में। इसके सदस्यों में बरकतुल्ला ये प्रधानमंत्री थे,
इसी तरह मथुरा सिंह, खुदाबख्श, शमशेर पिल्लई, बशीर अहमद जैसे तमाम लोग इस संस्था से जुड़े हुए थे। ध्यान रहे, जो अंतरिम भारत सरकार की स्थापना जो हुई थी, जिसके राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति लेनिन से मिलकर के क्रांति और साम्यवाद की स्थापना का प्रयास भी किया था, उनसे ही संबंधित यानी इसी अंतरिम भारत सरकार नामक संस्था से संबंधित चौधरी अब्दुल्ला सिंधी रेशमी रुमाल कांड से जुड़े हुए थे, रेशमी रुमाल कांड से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ये विदेशी धरती पर जो गतिविधियां होती हैं, इस दौरान कुछ और भी गतिविधियां हैं जिसे तत्काल अभी बता दिया जाता है, जैसे दिल्ली दरबार होता है, हार्डिंग बम कांड होता है, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। और भी जो गतिविधियां उस समय हो रही थी, कामागाटा मारू प्रकरण जैसा प्रकरण, तोसा मारा गाटू वगैरह प्रकरण जो हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें हम लोग क्रांति के उस दौर में पहुँचते हैं जहाँ क्रांति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा धीरे धीरे कुछ कदम उठाए जाने लगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि क्रांति हुई क्यों। ये क्रांति जो विदेशों में और भारत में चली थी, यह क्रांति स्वदेशी आंदोलन और उसके असंतोष तथा 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के विघटन के बाद युवकों के मन में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, आखिरकार उन लोगों ने हथियार उठाए, क्रांतियाँ शुरू की। अब इस क्रांति को कमज़ोर करने के लिए, भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने भी अपने स्तर से कुछ प्रयास शुरू किया। एक तो क्रांतिकारियों का दमन, उन्हें जेलों में डाला जाना, गोली मार दिया जाना, फांसी दे दिया जाना, एक तो ये हुआ। दूसरे, क्रांति को उत्पन्न करने वाले या क्रांति को हवा देने वाले बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेना। तीसरे, कुछ अपने स्तर पर सरकार ने प्रयास किया। उस अपने स्तर पर जो सरकार ने प्रयास किया वो था दिल्ली दरबार 1911। ध्यान रहे, 1911 में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम अपनी महारानी मेरी के साथ भारत यात्रा पर थे। ऐसे समय में भारत में गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड हार्डिंग। तो इसमें ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में दिल्ली में भव्य दरबार का स्वागत लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया। इस दरबार में क्या क्या काम हुए देख लीजिए। जो दरबार में कार्य हुए उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन 1911 में यानी 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और बंगाल विभाजन रद्द करने के साथ साथ एक काम और किया गया, और वो काम ये था कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया तथा आसाम को 1874 की स्थिति में लाया गया। यानी वो पहले ही से ही 1874 से ही अलग था, अब उसको फिर से अलग कर दिया गया। यानी 1874 में जो आसाम अलग किया गया था उसका सिला बिहार और उड़ीसा ये हटा दिए गए। बंगाल प्रेसिडेंसी पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल से एक कर दिया गया। इससे अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय जनमत को संतुष्ट हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा कि हमने आके बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों को 3 जगह कर दिया। तो एक तो ये काम हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसी समय 1 अप्रैल 1912 को जो दूसरा काम हुआ वह था कलकत्ता की जगह राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लाया गया। कलकत्ता की जगह राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लाया गया। ये भी घोषणा उस समय हुई कि अब कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। ये दोनों काम उसी समय हुए थे। दिल्ली दरबार में ही ये कार्य महाराज के संरक्षण में हुआ था। ध्यान रहे, इसी के बाद एक क्रांतिकारी घटना घट जाती है, हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 1912 को तब घटित होता है जब ब्रिटेन के राज परिवार समेत दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने उस जुलूस पर बम फेंका जिसमें लॉर्ड हार्डिंग राज परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और बम मारे जाने के बाद वे घायल हो गए। रास बिहारी बोस के बम लगने से लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत रास बिहारी बोस जापान भाग गए। यद्यपि उनके कई साथी गिरफ्तार हुए, उन्हें आजीवन कारावास हुआ, कुछ लोगों को फांसी हुई, लेकिन हार्डिंग बम कांड के आरोपी रास बिहारी बोस इसी समय से जापान भागे। और ये जापान तब तक रहे जब तक लगभग देश आज़ाद नहीं हो गया। ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों सौंपी थी। ये वही रास बिहारी बोस हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1912 से ये भागे हैं और इस समय 1939 से 45 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उस समय भी वो जापान में ही थे। तो ये रास बिहारी बोस
गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भागे और ये वहीं रहे। ध्यान रहे जिस समय ये घटनाएं घट रही थी 1912 में हार्डिंग बम कांड या कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया जाना, ये सब जो घटनाएं घट रही थी, उसी समय 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक घटना घटी थी, कामागाटा मारू प्रकरण। ये कामागाटा मारू प्रकरण जो है, इसके बारे में आप इतना ही जान लीजिए। कामागाटा मारू एक सिंगापुर की जहाज है, जहाज का नाम है, जो जलयान, जल में चलने वाली जहाज। 1914 में घटना हुई कुछ इस तरह से घटी कि कनाडा में कुछ भारतीयों को अदालत या न्यायालय के आदेश से 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई। उस समय कनाडा का एक रूल था, जो लोग दूसरे देशों से होते हुए अगर कनाडा आ रहे हैं तो उनको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कनाडा का रूल था उस समय, यानी जो सीधे कनाडा आ रहा हो उसको प्रवेश मिलेगा। इससे उत्साहित होकर क्योंकि इसके पहले जो घटना घटी थी कि सीधे 35 ऐसे भारतीय जो सीधे कनाडा नहीं पहुंचे थे, उनको अदालत ने कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी। इससे प्रोत्साहित होकर के एक सिख बाबा गुरदीप सिंह, ये सिख व्यापारी थे बाबा गुरदीप सिंह, इन्होंने सिंगापुर से कामागाटा मारू नाम की एक जहाज को किराए पर लिया और लगभग 1200 भारतीयों को बिठाकर ये कनाडा जाने लगे ताकि स्वतंत्रता का कुछ अनुभव उन्हें कराया जा सके। तो ये सिख व्यापारी थे बाबा गुरदीप सिंह, इन्होंने सिंगापुर के एक जहाज को जो किराए पर लिया था उसके साथ वे जब वहाँ पहुँचे यानी कनाडा पहुँचे तो जहाज को कनाडा की जल सीमा में ही रोक दिया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद यद्यपि वहाँ शोर कमेटी का गठन हुआ और तमाम लोगों ने भारतीयों को कनाडा में प्रवेश के लिए गुजारिश भी की, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद जब कनाडा सरकार ने इन भारतीयों और इस जहाज को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी और जल्दी ही उन्हें यह कह दिया गया कि हमारी जल सीमा से बाहर हो जाइए, ये सब ब्रिटिश सरकार के उस्कावे पर हो रहा था। ऐसी स्थिति में इस कामागाटा मारू जहाज को भारत वापस लाया गया। ये जहाज सीधे बंगाल के बजबत बंदरगाह पर ले जाया गया, जहाँ पर सभी भारतीयों को उतारा जाने लगा और इस कदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि कुछ भारतीय उत्तेजित हो गए और दोनों तरफ से संघर्ष हो गया। संघर्ष में 18 यात्री गोली से मारे गए, 202 लोगों को जेल में डाल दिया गया, शेष लोगों को छोड़ दिया गया। यही कामागाटा मारू प्रकरण है। कामागाटा मारू प्रकरण के मुख्य कर्ता धर्ता बाबा गुरदीप सिंह थे, जो सिंगापुर में एक व्यापारी के रूप में रहते थे। ये कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। इस चैप्टर के बाद अब हम आगे आपको गांधी युग और गांधी युग से कुछ पहले की स्थितियां बताएंगे। यानी गांधी युग से पहले जो एक होम रूल आंदोलन भारत में चलता है, लोकमान्य तिलक के छूट जाने के बाद, भारत आ जाने के बाद एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों मिलकर के होम रूल आंदोलन चलाते हैं। वो आंदोलन, उसके बाद लखनऊ समझौता और उसके बाद गांधी युग। हम लोग इसके बाद उसे पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, जो कुछ आपको बताया गया इसमें कहीं कुछ त्रुटि हो, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो कमेंट में हमें अवश्य भेजें। इससे हमें संतुष्टि मिलेगी और हम अपने आप में कुछ सुधार कर सकेंगे। थैंक यू क्लास।